गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो चलिए हम लोग बेसिक बायोलॉजी में बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हम बेसिक बायोलॉजी के बारे में कुछ बात किए थे और कुछ बात आज हम करेंगे। तो चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। एक बात बता दें कि कल जैसे कि कल मेरा पहला क्लास था, थोड़ा सा नर्वस था, जिसकी वजह से कहीं कि हमें मतलब बात को सही तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया था। जैसे कि कल मैंने बताया था कि सेल से जब हम ऑर्गेन सिस्टम डेवलप किए थे या उसके बाद ऑर्गेनिज्म डेवलप किए थे, तो वहां पे थोड़ा सा रुक गया था। उस बात को थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। देखो क्या होता यह है कि एटम्स से बनता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनेगा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उससे बनेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसके बाद बनेगा प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद बनेगा सेल, फिर इसके आगे टिश्यू, देन सिस्टम, फिर बनेगा ऑर्गेनिज्म। तो ये चार्ट कल बता रहे थे, थोड़ा सा हमें सही से बता नहीं पाए थे, थोड़ा नर्वस था जिसकी वजह से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कहाँ पे खत्म किए थे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स प्रोसेस या रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो यहां बता रहे हो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। यहां पे रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन बताए थे कि ऑप्शन में अगर रिडॉक्स ना हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग अलग हो, तो रिडक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मेन प्रोडक्ट से मतलब रखना है, मेन प्रोडक्ट यहाँ जो ग्लूकोज बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, उसका परिणाम है। ठीक है, तो इसके बाद हम आज बात करते हैं क्या होता है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट, यहां बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो पता ही होगा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन। इसके अंदर सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉलिड कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। ये था सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन कितने तरह का होता है? अगर रिलेटिव टर्म में बात करें, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर करें, तो तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और लास्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे मान लेते समझाने के लिए, मान लो कि यहां पे एक सॉल्यूशन बना है इस तरह से, ऐसा, और इस पे से लेवल किया गया है 10% वेट बाय वेट। ठीक है, यहां पे एक सॉल्यूशन, इस पे लेवलिंग किया हुआ है 20% वेट बाय वेट। मतलब क्या कि अगर इसका 100 ग्राम आपके पास है तो 100 ग्राम में कितना सॉलिड घुला हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 10 ग्राम इसमें सॉलिड है, और इसमें कितना है, 100 ग्राम में 20 ग्राम घुला हुआ है। मतलब 20 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में यहाँ पे 20 ग्राम सॉलिड है, यहाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉलिड है। तो बोलेंगे कि यहाँ पे 100 में 20 है, यहाँ 100 में 10 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। तो इससे तुलना करें तो इस मान लो ए है और ये बी, तो बी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है इसके तुलना में, तो बोलेंगे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया इसके तुलना में। ये हाइपरटोनिक और ये हो गया हाइपोटोनिक। और मान लो एक और ऐसा सॉल्यूशन बना रहा है जिसपे लिखा हुआ है 10% वेट बाय वेट लिखा हुआ, तो बोलेंगे कि ये एक दूसरे का क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक समझ में आया? ठीक, जैसे देखो हाइपरटोनिक
आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। मान लो कि यहां पे एक सॉल्यूशन है ऐसा, ठीक है, इस तरह से ये सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और इसके अंदर जो सेल है, ये सेल के अंदर एक सॉल्यूशन है, सेल के अंदर, सेल क्या है, हाइपोटोनिक है, सेल के अंदर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। तो हाइपरटोनिक मतलब क्या कि बाहर में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, मतलब बाहर में इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, सॉरी सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे, कम होगा, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूट ज्यादा है, तो बाहर में सॉल्वेंट कम है अंदर की तुलना में, सेल के अंदर की तुलना में बाहर में सॉल्वेंट क्या है, कम है। इसी वजह से यहां से क्या होगा, सॉल्वेंट बाहर आएगा, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या कि जब हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या करेगा, सेल सिकुड़ जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। हाइपोटोनिक में जस्ट उल्टा होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, यहां पे सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट, हाइपोटोनिक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड कम, मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां सॉल्वेंट ज्यादा, यहां पे सॉल्वेंट कम, तो पानी क्या होगा, अंदर आएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाता है, हाइपोटोनिक में सेल क्या होता है, स्वेल कर जाता है, और आइसोटोनिक में नेट कोई बदलाव नहीं आता, सेल हो जाएगा फ्लैसिड। तो ये कॉन्सेप्ट था हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। आगे बात करते हैं वर्ड साइंस, कहां से आया वर्ड साइंस, आया साइंसिया से, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जहां पे हम लिविंग फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं, साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जहां पे हम लोग लाइफ ऑफ साइंस का अध्ययन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो जिसका मतलब लाइफ होता है, लोगा मतलब स्टडी, ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइंस। बायोलॉजी को लाइफ साइंस या बायो साइंस भी कहते हैं। The first major biological observations were made by the ancient Greek naturalist Aristotle. The father of biology अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार अच्छे तरीके से रिकॉर्ड मतलब सही तरह से ऑब्जर्व किए थे प्लांट्स और एनिमल के बारे में। सही से सबसे पहला कोई साइंटिस्ट जो सही तरीके से प्लांट और एनिमल को समझने की कोशिश किया था वो था अरस्तु, अरिस्टोटल, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी यही है। बायोलॉजी को हम दो भाग में बांटते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में हम लोग एनिमल का अध्ययन करते हैं। द साइंस ऑफ प्लांट बॉटनी कहते हैं। बॉटनी में क्या करते हैं हम लोग, प्लांट का अध्ययन करते हैं। द वर्ड बॉटनी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड बोटेन, जिसका मतलब होता है पासर्स और प्लांट्स, मीन्स ये जो बॉटनी है बॉस्कियन वर्ड से, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग, मतलब ऐसा प्लांट जिसको मतलब वैसा प्लांट जिसको एनिमल ग्रेज कर जा रहा था, उसके लिए मतलब प्लांट बोला गया उसको, और उसके लिए हम बॉटनी मतलब समझना क्या है कि बॉटनी में हम क्या करते हैं, प्लांट का अध्ययन करते हैं। तो ये जो वर्ड बॉटनी है बोटेन से लिया गया, जिसका मतलब होता है पास्चर और प्लांट, मतलब वैसा लिविंग चीज जिसको प्लांट खा जा रहा था उसको प्लांट बोला, और उसका अध्ययन क्या कहलाया, बॉटनी। आज किसी भी तरह का प्लांट है उसका अध्ययन बॉटनी कहलाता है। बॉस्कियन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब ग्रेजिंग होता है। टेक्निकली बॉटनी को हम फाइटोलॉजी कहते हैं। फाइटो मींस प्लांट, लोगो मींस स्टडी, मतलब सीधा सा बात है कि बॉटनी में हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं। चलिए फाइटो, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है और ये अरिस्टोटल के ही शिष्य थे। जूलॉजी में हम लोग एनिमल का अध्ययन करते हैं। जून एनिमल, लोगो मींस स्टडी। अरस्तु को, अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यह अरिस्टोटल ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, 384 से लेकर 322 बीसी तक ये मौजूद थे। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, और इनका एक बुक था हिस्टोरिया एनिमलम।
पहला बुक मतलब जो बायोलॉजी का पहला कोई बुक है वो यही है, हिस्टोरिया एनिमलम। उसके बाद थियोफ्रेस्टस, ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, 370 से 285 बीसी तक ये थे। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट मतलब पहला ऐसा मतलब कोई इंसान जो प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया था, उसका रिकॉर्ड रखा था, वो यही थे। फर्स्ट डिस्क्राइब अबाउट 500 प्लांट का जिक्र किए थे अपनी किताब में। ऑफ फूड एंड मेडिसिन मतलब 500 प्लांट का जिक्र किए थे ये, जिसमें से क्या था, कुछ मेडिसिनल प्लांट था और कुछ वैसा प्लांट को फूड के रूप में कंज्यूम किया जाता था। कंसिडर्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन मतलब ये प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, प्लांट को सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के आधार पर भी बांटने की कोशिश किए थे। और जो मेन कैरेक्टर था बांटने का तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को समूह, उपसमूह में, ग्रुप और सब ग्रुप में बांटने का कोशिश भी ये किए थे। फेमस बुक हिस्टोरिया प्लांटम, ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। बॉटनी में सबसे पुराना कोई लिटरेचर अवेलेबल है वो है हिस्टोरिया प्लांटम, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। टर्म बायोलॉजी दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, लेमार्क एंड ट्रेविनस। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क जो फ्रांस का साइंटिस्ट था और जी ट्रेविनस मतलब ये दोनों मिलकर बायोलॉजी टर्म को दिए। और का जो बुक था उसका नाम था बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलोसफी डेर लेवेंडन नेचर, इनका बुक है। मतलब टर्म बायोलॉजी देने वाला साइंटिस्ट यही थे, लेमार्क एंड ट्रेविनस। बायोलॉजी टर्म कौन दिया, लेमार्क एंड ट्रेविनस। हिस्टोरिया नेचुरल्स बुक रिटन बाय प्लिनी। 1000 प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक यूज मतलब 1000 प्लांट का जिक्र किया गया इसके अंदर। विलियम रॉक्सवर्थ फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। डायोस्क्राइड्स ऑथर ऑफ डी मेटेरिया मेडिका बुक का जो राइटर है डायोस्क्राइड्स है। इंपॉर्टेंट बुक ऑफ मतलब होम्योपैथी, होम्योपैथी का एक इंपॉर्टेंट बुक है डी मेटेरिया मेडिका, जिसका लेखक कौन है, ऑथर कौन है, डायोस्क्राइड्स। बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, रेफरेंस और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल इन। उपनिषद और वेदास के अंदर हम लोग को कुछ ऐसे देखने को उपनिषद और वेद में कुछ जीवों को क्लासिफाई करने की कोशिश किया था उस युग में, जो उपनिषद और वेद के अंदर देखने को मिलता है। लगभग 740 प्लांट और 250 एनिमल हैज बीन मेंशन इन। वेद में 740 प्लांट और 250 एनिमल का जिक्र मिलता है। फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन ओल्ड लिटरेचर आर, जैसे कि छंदोग्य उपनिषद में एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा गया। छंदोग्य उपनिषद में एनिमल को 3 भाग में बांटा गया है। जीरज विविपेरस एनिमल को वहां पे जीरज बताया गया है, जीरज मतलब विविपेरस एनिमल। अंडज ओविपेरस एनिमल। उबिजा वेजिटेबल ओरिजिन मतलब यहाँ पे क्या जो मैमल है उसको कहा गया जीरज। बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, वर्म्स के लिए अंडज वर्ड का इस्तेमाल किया, जो आज ओविपेरस के नाम से जान रहे हैं। उबिजा स्मॉल एनिमल को कहा गया। मतलब हम लोग के जो एंशिएंट इंडिया, हम लोग हमारा जो एंशिएंट भारत है वहां भी जीवों को क्लासिफाई करने की कोशिश किया गया था। सुश्रुता संहिता में शतावरा इन विच इमोबाइल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट मतलब जो इमोबाइल ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है उसको शतावरा में रखा गया था। जंजमा इन विच मोबाइल मतलब जो ऐसा जीव जो मोबाइल है जो चल सकता है उसको जंजमा में रखा गया था, और जो नहीं चल सकता है उसको शतावरा में रखा गया। सुश्रुता हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी जो कहा जाता है सुश्रुता कहा जाता है। सुश्रुता स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ये जो थे ह्यूमन के मतलब जो ह्यूमन का जो डेड बॉडी है उस पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे और वहीं से एनाटॉमी का इनको ज्ञान हुआ। सुश्रुता पाला ऐसा मतलब बोलेंगे कि पहला ऐसा इंसान था जो नाक का सर्जरी किया। ऑप्थेल्मिक सर्जरी मतलब कैटरैक्ट मोतियाबिंद का सर्जरी ये भी पहले सबसे पहली बार किए थे। सुश्रुता यूज नॉन पॉइजनस लाइव लीचेस फॉर चेकिंग क्लॉटिंग ब्लड इन पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन। मतलब क्या है कि ये जिसको आज हम जोक थेरेपी कहते हैं, मतलब ब्लड के अंदर के मतलब कोई जहरीला पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए लीच का इस्तेमाल करते थे। ये टू अश्विनी कुमार हैज बीन सेड टू बी प्रैक्टिसिंग मेडिसिन ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स में 2 अश्विनी कुमार
मतलब मेडिसिन के बारे में प्रैक्टिस किए, इसलिए धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अब सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है? सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि जब कोई चीज एक्सीडेंटली मिल जाए, मतलब चाह नहीं रहा था, काम कुछ और करते मिल कुछ और गया, इस तरह के घटना के लिए हम सेरेंडिपिटी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब उम्मीद नहीं किए थे वो मिल जाना, कर कुछ और रहे थे मिल कुछ और गया, तो इस कंडीशन के हम सेरेंडिपिटी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। सेरेंडिपिटी इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मेथड एंड इट रेफर्स टू डिस्कवरी मेड अनएक्सपेक्टेडली और बाय चांस कोई कुछ मिल जाता है, उसको सेरेंडिपिटी कहते हैं। सेरेंडिपिटी टर्म का इस्तेमाल किया था सबसे पहली बार हॉरेस वाल्पोले 1754 में। लुईस पास्चर से दैट चांस फेवर ट्रेन माइंड, मतलब सीधा सा बात है कि से भाग उसी का साथ देता है जिसका माइंड ट्रेंड है, जो कुछ करना चाहता है उसे कुछ मिलता है। बिकॉज एन enthusiastic and initiative mind may perceive the desired direction for discovery, मतलब जो ट्रेन माइंड होता है, ट्रेन माइंड को कुछ नया चीज मिलता है, मतलब सीधा सा बात है जब हम कुछ करेंगे या कुछ करना चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ट्रेन माइंड को ही कुछ मिल जाता है, मतलब जो कोशिश करता है उसको कुछ मिल सकता है, बिना कोशिश कुछ नहीं होता। तो ये तो एक तरह का थॉट हो गया। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि इसे बाय चांस अनएक्सपेक्टेडली कुछ मिल जाए, कर कुछ और रहते मिल कुछ और गया, इसके लिए हम सेरेंडिपिटी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा जो एंटीबायोटिक्स का खोज हुआ था कुछ ऐसे ही हुआ था सेरेंडिपिटी के जरिए। मतलब सेरेंडिपिटी को शॉर्ट में बात करें तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी, फाइंडिंग वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, कर कुछ और रहे बस खोजना कुछ और चाह रहे थे मिल कुछ और गया। फ्लेमिंग डिस्कवरी, फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खोज किया था वो भी तरह का सेरेंडिपिटी था। मतलब वो कुछ मतलब जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ज्यादातर सैनिक क्या हुआ था, बहुत ज्यादा सैनिक क्या हुआ था, मतलब बीमार हुआ था, घायल हुआ था, बहुत सारे सैनिक का हाथ पैर काटना पड़ रहा था, तो उसी के इलाज के लिए जैसे कि स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसी का इन्फेक्शन फैला था, तो वो बैक्टीरिया कर क्या रहा, उसी का पता लगाने के लैब में काम कर रहे थे। उसी के दौरान क्या हुआ, कुछ उनको मतलब कुछ ऐसा बैक्टीरिया कल्चर देखने को मिला जहां पे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं किया था, क्योंकि वो जो कल्चर प्लेट था वो सही साफ नहीं था, वहां पे फंजाई ग्रो किया हुआ था और उस फंजाई की वजह से वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो देखा गया बाद में वो देखने को समझने की कोशिश की आखिरकार इस प्लेट में, इस कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो क्यों नहीं किया। तो फर्दर जब स्टडी के देखे कि फंजाई कुछ केमिकल को रिलीज कर रहा है जो यहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने दे रहा। तो कुछ इस प्रकार एंटीबायोटिक का खोज हुआ जो बाद में जाके वरदान साबित हुआ। देखो पेनिसिलियम कॉलोनी स्टेफिलोकोकस अंडरगोलाइसिस नॉर्मल, जो बात बताया वही कि लैब में काम करने के दौरान जब ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे जब ये अध्ययन कर रहे थे, देखिए कुछ जगह कुछ कल्चर प्लेट में भी ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, तो वहां पे देखिए कि वहां पे कुछ फंजाई ग्रो किया हुआ था और फंजाई कुछ ऐसा केमिकल को रिलीज कर रहा था जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होने दे रहा था या हो भी रहा था उसको मार दे रहा था। तो कुछ इस प्रकार ये एंटीबायोटिक का खोज किए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखो अब हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में। एडवर्ड जेनर कैसे मतलब स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का खोज ये कैसे कर। On May 14, 1796, Jenner took a fluid from a cow pox blister and scratched it into the skin of James Fife, an 8-year-old boy। मतलब क्या है कि एक काउ पॉक्स से ग्रसित इंसान के फोड़े से, उसके जो ब्लिस्टर होता है, जो चिकन पॉक्स से स्मॉल पॉक्स होता है, छोटा छोटा जो ब्लिस्टर फोड़ा जो होता है, उससे उसको फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और ये 8 साल के बच्चा को देते हैं। A single blister rose up on the spot, but James soon recovered। जो जिस बच्चा को डाला गया था वो उससे जल्दी रिकवर हो जाता। On July 1st, Jenner inoculated the boy again, this time with a small। बाद में उसी बच्चा को स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है
स्मॉल पॉक्स का जो मैटर होता है, स्मॉल पॉक्स का वायरस को इंट्रोड्यूस किया, देखा क्या गया कि वो बच्चा स्मॉल पॉक्स से ग्रसित नहीं होता। तो कुछ इस प्रकार वो वैक्सीन का खोज किए। अभी वैक्सीन कैसे काम करता है वो सब आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बताते हैं कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन में जिस बीमारी का वैक्सीन हमको लगाया जाता है या हम देते हैं किसी को, तो उस पार्टिकुलर तरह के मतलब जो पैथोजन वो बीमारी कॉज कर रहा है, उसी पैथोजन को मार करके या कमजोर करके शरीर के अंदर उसको डाल दिया जाता है, मार करके या कमजोर करके। इससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको आसानी से डिटेक्ट करता है, उसको मार देता है, बहुत कम मात्रा में होता है, कमजोर होता है, मरा होता है, और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जो एंटी बॉडी होता है हमारा शरीर बना लेता है, और बाद में जाके एक्चुअल में वो पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज उसका खात्मा कर देता है, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते। अभी के लिए इतना ही, फर्दर बात हम आगे जब वैक्सीन पढ़ाएंगे, वैक्सीनेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में बात करेंगे। तो वैक्सीन का भी खोज एक तरह का सेरेंडिपिटी था लगभग। देखो कुछ टर्म, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है। एंडेमिक का मतलब ऐसा बीमारी जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही है सिर्फ। एपिडेमिक क्या होता है, पार्टिकुलर एरिया में होता है। एंडेमिक क्या होता है, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलता है। और पेंडेमिक क्या होता है, बहुत तेज से पूरे वर्ल्ड में फैलता है। ये बीमारी पेंडेमिक का मतलब क्या, ऐसा बीमारी जो पूरे विश्व में बहुत तेज से फैलता है। इसको एंडेमिक क्या होता है, थोड़ा सा गलत बोल गए। एंडेमिक का मतलब होता है ऐसा बीमारी जो एक कन्फाइंड एरिया में है। एपिडेमिक क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में वो बीमारी तेज से फैलता है। और पेंडेमिक का मतलब होता है वो बीमारी बहुत तेजी से क्या होता है, पूरे विश्व में फैलता है, बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। तो एंडेमिक एक पार्टिकुलर एरिया में वो जो बीमारी कन्फाइंड रहता है, एक पार्टिकुलर एरिया में इसको बोलेंगे एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा, बहुत तेजी से फैलता। और पेंडेमिक सब जगह पूरे विश्व में, मान लो जैसे कोरोना वायरस, ये एक तरह का पेंडेमिक था, पूरे विश्व में तेजी से वायरस फैला। ये देखो, अब ये था बेसिक बायोलॉजी। बेसिक्स मतलब बायोलॉजी का जो बेसिक था उसमें हम कुछ बात बता। इसके बाद हम लोग मतलब यहां से इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर होगा द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी का सारा बेसिक बात हम नहीं बताएं, कुछ बात चैप्टर के पढ़ने के दौरान ही बात करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, उसका हम जिक्र किए। अब जो कुछ बात है चैप्टर पढ़ाने के दौरान ही हम करेंगे। एक बात जो हमको पहले बताना चाहिए था वो अभी बता देते हैं। एक टर्म होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को सिंपली कहते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर सिंपली, लेकिन इसको अच्छे समझे तो ऐसे बात करेंगे कि देखो क्या होता है, इसको डिफाइन करते कैसे। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम low concentration solution to high concentration solution. The movement of solvent particle from low concentration solution to high concentration solution through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane is called osmosis. इसका क्या मतलब, देखो समझाते हैं। मान लो ये दो सॉल्यूशन, ठीक है, और ये बीच में लगा दिए सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, वैसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास करे, सॉल्वेंट को अपने होकर जाने दे, सॉलिड को नहीं। तो मान लो एसपीएम है, मान लो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, लिखते हैं यहाँ पे 10% सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज का यहाँ पे सॉल्यूशन 10% है, और यहाँ पे क्या है 20% सॉल्यूशन है सुक्रोज का है। तो देखो, तो 10% वेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे 100 ग्राम में 10 ग्राम चीनी, यहाँ पे 100 ग्राम में 20 ग्राम चीनी। तो मतलब कोई तुमसे पूछेगा कि इस दोनों में पानी ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे ज्यादा होगा। 100 ग्राम में 10 ग्राम चीनी है, और यहाँ पे 100 ग्राम में 20 ग्राम। तो पूछेगा कि वाटर कहाँ ज्यादा फ्री है, यहाँ पे ज्यादा फ्री है। यहाँ पे 10 चीनी प्रेजेंट है 100 ग्राम, यहाँ पे 20 चीनी है 100 में,
मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फ्री ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ फ्री ज़्यादा है तो ज़्यादा मूव करेगा, और मूव करने की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी होगा वो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम आप एनर्जी कम करना चाहेगा तो यहाँ से वाटर इधर क्यों मूव करेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी लो काइनेटिक एनर्जी, हाई वाटर पोटेंशियल लो वाटर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पानी ज्यादा है यहाँ पानी कम है इसलिए वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। मतलब देखो तो ये 10% वेट 10% वेट का वेट है और ये कितना है 20% वेट का वेट, ये 10% वेट का वेट है और ये 20% वेट का वेट है। तो बोले ना द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, यही तो ऑस्मोसिस है। कुछ लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देख याद रखना यहाँ पे सॉल्यूशन टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर सुनो, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन, अपने हाई से लो की ओर। यहाँ पानी ज्यादा है यहाँ पानी कम है तो ऐसे बोल सकते हैं ना यहाँ से पानी यहाँ मूव किया क्योंकि यहाँ पानी क्या है ज्यादा है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पानी ज्यादा है यहाँ पानी कम है, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन के टर्म में डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सॉलिड कम है यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टर्म इस्तेमाल करेंगे लो से हाई करेंगे, नहीं तो बोलेंगे हाई से लो। अपने तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है कम है तो पानी ज्यादा है तो पानी ज्यादा से कम घुल जाएगा, और सॉल्यूशन कैसा है लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है तो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को तो पानी जा रहा है। तो दो डिफिनेशन क्लियर हुआ। एक में बताया जा रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे तो लो से हाई बात करेंगे, और जब सॉल्यूशन टर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम their high ऐसे बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, अपने हाई से कम की ओर मूव करेगा, ये कहलाता है ऑस्मोसिस को सिंपली हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात था बायोलॉजी के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड शुरू करेंगे, फिर वहां पे कुछ बात जो छूट गया है वो आगे बताने की कोशिश करेंगे। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। देखो अभी बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, 2-3 दिन बाद 4-5 क्लास के बाद थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस होगी तो और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। कुछ बताएंगे कुछ फॉल्ट हुआ हो सकता है हुआ ही होगा, तो इस फॉल्ट को कम करने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, फर्दर कोई बात समझ में नहीं आएगा तो अगर नहीं आया हो तो पूछना, हम बाद में बता देंगे या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। तो ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ द लिविंग वर्ल्ड। हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला चैप्टर होगा, फिर आप पहला चैप्टर बोलेंगे। पहला चैप्टर क्या है द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ से बात को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ठीक है।